हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के सैम्पल पेपर की, जो कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे या फिर हो सकता है कि इसी टाइप का पूरा पेपर आए। अगर आपका पेपर है तो आज की वीडियो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं पेपर के फॉर्मेट की। तो पेपर कितने नंबर का आएगा? तो 60 मार्क्स का आएगा। कितने घंटे का आएगा? 2.5 घंटे का आएगा। पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? तो एमसीक्यूज भी होंगे और साथ ही साथ में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और लास्ट में एक आपका मैप भी होगा। तो उसको भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन सी इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसे आपको पढ़ना है और उस क्वेश्चनों का आंसर इसमें आपको जो पूछे गए हैं उन सभी का आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाग को, किस खंड को या किस पार्ट को भारतीय संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वो मौलिक अधिकार को, भारतीय संविधान यानी फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान की जो अंतर आत्मा है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीपक को भाषण देने से रोका जा रहा है, तो बताइए दीपक का किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो भाई ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका हनन हो रहा है। मैंने बताया था आपको, एक अधिकार होता है जिसे बोलते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू स्पीच। ये उसका बाधित हो रहा है, जो कि आप सभी का स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखना आप सभी को कि अगर किसी व्यक्ति को बोलने से रोका जा रहा है तो उसे राइट टू स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी बाधित हो रही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष देश है? तो धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा होता है जिसमें हम सभी धर्मों को एक बराबर से मानते हैं? अगर आप देखोगे जिसमें कहता है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया जाए, ये भी नहीं होगा। एक ही धर्म को क्या किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए और उसकी वैल्यूज़ को माना जाए। तो भारत में हिंदू धर्म ज़्यादा है, फॉलो करने वाले लोग तो हिंदू को ही हम फॉलो करें, तो ये कहीं से धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष वो देश होता है जिसमें सभी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, अलग-अलग धर्म, जैसे कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, अलग-अलग धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन सभी को भी हम क्या करते हैं, समान अधिकार देते हैं, एक बराबर अधिकार देते हैं। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? आपके धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष माने जाते हो ऐसी शासन व्यवस्था को। अगला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1909 में हुआ। हुआ 1919 में भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, याद रखना है। 1935 में भी हुआ है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है पेपर में 1909 ना आए, ऑप्शन में ये आ जाए। तो आपको याद रखना है कि 1919 में भी हुआ है, 1935 में भी हुआ है। ठीक है? 1909 में जो हुआ था उसे मैंने बताया भी था आपको, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही मिलान करना है यानी मैच करना है आपको सही। तो प्राथमिक क्रिया में मत्स्य पालन होता है, मुर्गी, मत्स्य मतलब मछली, फिशरीज बोलते हैं, मछली पालन होता है। इसके अलावा मुर्गा पालन होता है, जिसे कुक्कुट पालन भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ में कृषि भी होता है। और एक और काम याद रखना है, खनन। खनन खनन माइनिंग बोलते हैं जिसे। खनन हो गया, फिशरीज हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, पशुचारण हो गया। ठीक है? तो ये आपका प्राथमिक क्रिया में है। जो द्वितीय क्रिया है उसमें क्या आएगा? आपका विनिर्माण, रिकंस्ट्रक्शन आएगा और रिक्रिएशन आएगा। इसमें उद्योगों से क्या करते हैं, कच्चे माल को हम बदल देते हैं। तो पेपर बन जाता है, चीनी बन जाती है, इसके साथ-साथ आटा बन जाता है। कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्री में गई और उसको बना दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो, बाज़ार जाओ, बाज़ार से आप वैसे जनरली आटा खरीदो, तो आप ₹30 का बहुत सारा आटा खरीद सकते हो। इतना खरीद सकते हो कि आप पेट भर के खा सकते हो। वहीं आप ₹30 की मैगी ले आओ खाने के लिए, तो आपका पेट नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से निर्माण होकर आई है। और उसने क्या किया कि रॉ मटेरियल को लिया, उससे क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी, उसके आकार को चेंज कर दिया, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया। तो ये विनिर्माण उद्योग किसमें आता है आप सभी का? सेकंड एक्टिविटी में या सेकेंडरी या द्वितीय क्रिया में आता है। बीमा, व्यापार, इसके अलावा जो भी सेवा सेक्टर होता है वो तृतीय सेक्टर को कहता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन में कहता है, कौन सा देश ऐसा है जो क्या करता है, चावल का अधिक उत्पादन करता है यानी अग्रणी उत्पादन है? तो इसका आंसर है आपका चाइना। अगला है, तंजानिया किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आपका अफ्रीका में भी कहा, पूर्वी पार्ट पर है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन-सी जो है तीव्र तलों पर मृदा अपरदन को रोकती है? आपका रक्षा मेखलन जो होता है, वो क्या करता है, तीव्र गति से, क्योंकि हम चारों तरफ जो मेड़ लगा देते हैं, ये पानी के बहाव से मिट्टी को, कटाव को क्या करती है, रोकती है। अगला है, असंगत को पहचानना है, जो डिफरेंट है, ऑड है, उसको फाइंड करना है। तो मैंने बताया था आपको सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ये भी परंपरागत ट्रेडिशनल है, कोयला भी क्या है, एनर्जी का ट्रेडिशनल सोर्स है, प्राकृतिक गैस भी एनर्जी का सोर्स है।
कैसा ट्रेडिशनल, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये आपका आधुनिक या मॉडर्न ऊर्जा का सोर्स है। अगला कह रहा है कि भई आपको असर्शन और रीज़न दे रहा है, कथन और निष्कर्ष दे रहा है। ये कथन दे रहा है, आपको देखना है कि कथन सही है कि नहीं। इसमें कहता है कि भई जल एक जो है नवीकरणीय संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, लेकिन इसमें बहुत पैसा और बहुत तकनीक लगती है। अगर आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश दुनिया के पास होती तो पानी की कभी कमी होती नहीं। समुद्र में तो पानी के भंडार हैं। कल को हम क्या करते हैं, जैसे आप देखते हो जगह ऊपर सरकारें क्या कर रही है, रोक लगा रही है कि भाई आप बोरवेल मत करवाओ, आप समरसीवर मत लगवाओ, आप हैंडपंप मत लगवाओ। हर घर नल का वो कॉन्सेप्ट ला रही है, कह रही है, आपके घर में नल दिया जाएगा, आपको लिमिटेड टाइम के लिए आपके लेके आएगा, पानी आएगा, आप उसे स्टोर करके रखो, फिर अगले दिन फिर पानी आएगा, आप उसे स्टोर करके रखो। ऐसा क्यों होता है, 2 घंटे पानी आ गया सुबह या शाम को आ गया, दोपहर आ गया, और इस तरीके से पानी को बचाने की बात चल रही है। तो ये क्या है, हम कहेंगे कि भाई ये बात तो गलत है। दूसरा, पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जो जल है वो अलवणीय है। अलवणीय नहीं, लवणीय है। मैंने बताया था खारा पानी जो होता है, सॉल्टी वाटर जो होता है, वो लवणीय होता है, और अलवणीय मतलब जो खारा नहीं है। पृथ्वी पे ज़्यादातर पानी तो खारा है। 70% से लगभग ज़्यादा तो खारा पानी है पृथ्वी पर। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भई पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में लवणीय जल है, तो अलवणीय जल है। दोनों ही गलत है इसमें। दोनों ही गलत है। दोनों ही क्या है? गलत है। सी ऑप्शन, दोनों ही गलत बात है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कथन जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता को 3 कालखंडों में बाँटा, बिल्कुल सही बात है। और सरकारी दस्तावेज हमें क्या करते हैं, हमें काफ़ी हद तक समझने में मदद करते हैं इतिहास को, कि लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, बिल्कुल सही बात है। तो भाई दोनों सही बात है। तो कहता है अगला क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 में, कब? 1651 में लगाई गई थी, पेपर में आ सकता है। किस नदी के किनारे लगाई थी? हुगली। हुगली नदी कहाँ पर है? कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दीन दौला जो है किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? 1756 में। अगला क्वेश्चन है, आपका चंपारण में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नील के लिए हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मैसूर किसको कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान। याद रखना आप सभी को। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जो लड़ाई हुई थी, इसका क्या परिणाम निकला था? पहला परिणाम क्या निकला था कि भाई जो हमारे टीपू सुल्तान है वो इसमें मारे गए थे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुई थी? तो मैंने बताया था 1799 में हुई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई हैदराबाद का जो निज़ाम था, इसने क्या किया, इस क्षेत्र पर, ज़्यादातर क्षेत्र पे अपना कब्जा करा, और साथ ही साथ क्या है, हैदराबाद का निज़ाम जो है वो मराठा के साथ मिल जाता है। तीसरी बात, इस पूरी क्षेत्र पे अगर कब्जा हुआ तो किसका हुआ? ब्रिटिश का हुआ। ये भी याद रखना आपको, ब्रिटिश का इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो गया था। अगला क्वेश्चन था आपसे भी कहा, न्यायपालिका के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो न्यायपालिका का काम पहला क्या है? न्याय करना, न्याय स्थापित करना, न्याय स्थापित करना। और दूसरा काम क्या है न्यायपालिका का? संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करना। और भी बात कहोगे तो भाई मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और भी काम बता सकते हो। सरकार द्वारा बनाए गए गलत कानूनों को क्या करना? रोक देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं, कानून सबके लिए एक बराबर है। कानून सबके लिए क्या है? कानून सभी के लिए बराबर है। तीसरी बात, दूसरी बात सॉरी, दूसरा इसमें क्या है, भारतीय संविधान की एक विशेषता ये है कि भाई सरकार मनचाहा शासन नहीं कर सकती। सरकार को संविधान के अनुसार शासन करना है। तीसरी विशेषता क्या है? भाई शक्ति का बंटवारा है, शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन है, बंटवारा है। कि भाई आपको पता है केंद्र सरकार को कितनी शक्ति मिली, राज्य सरकार को कितनी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो जो भी व्यक्ति 18 साल से ज्यादा है, उसे उसका नाम कहाँ पर? मतदाता सूची में, मतदाता सूची में दर्ज है। उसके पास उसका वोटर आईडी कार्ड है, तो उसको क्या करना है? उसको भाई वोट डालने का पूरा अधिकार है। उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको वोट देने का अधिकार है। अगला, सतत पोषणीय विकास की व्याख्या कीजिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? यानी हम आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करें, संसाधनों का यूज करें, पहली बात।
ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल करे। दूसरा, इससे क्या होता है, पर्यावरण की रक्षा होती है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनको बनने में कितने सालों का समय लगेगा, हज़ारों सालों का, और हज़ारों साल तक तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अगर हमको क्या करना है, हमें संसाधनों की सुरक्षा भी करनी है, ठीक है? ताकि भविष्य में जब हमारे पास में, आज वैसे भी हमारे पास में बहुत सारी ऊर्जा के नए-नए सोर्स हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। कृषि के विकास के लिए 2 उपाय बताओ, तो सरकार को क्या करना है, ऐसे क्षेत्रों में कृषि करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करानी है, जहाँ पर आज भी देश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर खेती हो सकती है, परंतु वहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो लोग वहाँ पर खेती नहीं कर पाते। दूसरी बात, सरकार को क्या करना चाहिए, भई हर कृषकों के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जो भी उत्पादन हो रहा है, उसको उसका अच्छा कीमत मिले। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और वो आज इसी वजह से क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य छोड़ रहे हैं। शहरों में आकर दूसरे-दूसरे काम कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में कर रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई ऑफ़िस में कर रहा है। ना? इस तरीके से अलग-अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं और कृषि कार्य छोड़ रहे हैं। तो ये तो भई बड़ी दुखद बात है हमारे देश के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यहाँ पर वाणिज्यिक खेती की जाती है, जो व्यापार के लिए ज़्यादा की जाती है, और वो अपने एक्सपोर्ट को पूरी दुनिया में बेचता है, उससे लाभ कमाता है। वो ऐसी फसलों को उगाता है जो उसके लिए ज़्यादा लाभकारी है। जैसे कई फसलें हम इसलिए उगाते हैं केवल बेचने के लिए। जैसे चाय पत्ती है, उसको लोग क्यों उगाते हैं? एक आप देखते हो, आपके घर में अगर 1 किलो चाय पत्ती आ गई है, तो वो 1 किलो चाय पत्ती 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगी। अब सोचो, खेतों में तो कितनी ज़्यादा उगती है, तो कोई अपने यूज़ के लिए तो इतनी सारी चाय पत्ती नहीं उगाएगा, उसको तो बेचेगा। ऐसे ही चीनी होता है, चीनी गन्ने से बनता है, आपको पता है। तो गन्ना आपको पता है, जैसे खेत में कटा, तो उसके बाद वो सूखने लगेगा। उसको जल्दी से जल्दी अगर मिलों तक नहीं पहुँचाया, चीनी के मिलों तक, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, और फिर क्या है, उसकी जितने भी पैसे लगे हैं वो सब हमारे बर्बाद हो जाएँगे। उसको लंबे समय तक रोक नहीं सकते। हमारे देश में खाने वाली फसलों को ज़्यादा उगाया जाता है, अमेरिका जैसे देशों में इससे ज़्यादा बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो फसलों को ज़्यादा उगाते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कार्य लिखिए। संसद के क्या-क्या कार्य हैं? संसद के कई सारे कार्य हैं। संसद क्या करती है? कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? कानून का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट क्या करती है? संविधान संशोधन करती है। तीसरा काम क्या करती है? बताओ जल्दी। तीसरा काम हमारी संसद का है बजट पास करना। नेता अलग-अलग मुद्दे पे बहस करते हैं, वहाँ पर चर्चाएँ करते हैं, तो उसका भी मंच है। तो भारत में कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले कानून में जनता की इच्छा होती है, याद रखना है। जनता की इच्छा के बाद में वो मुद्दा क्या-क्या करता है, संसद संसद की समिति के पास जाता है। संसद की समिति उस पे क्या करती है, विचार-विमर्श करती है, कानून बनाती है। फिर संसद में पेश होता है। संसद में क्या होता है, पेश होता है। आपको पता है संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, और एक दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से जब वो पास हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है सीधा बेटा? कहाँ जाता है बताओ? वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर करता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर न्यायपालिका ने, हमारी कोर्ट ने उस पे बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि भई ये तो कानून हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, तो उस कानून को नहीं माना जाएगा। जल संरक्षण करो, जल को बचाने के लिए 5 उपाय बताओ। जल संरक्षण का एक उपाय सबसे पहला क्या है? कि भई जागरूक करेंगे लोगों को। दूसरा, जल जो लोग ज़्यादा बर्बाद करते हैं, उस पे फाइन लगाएँगे। तीसरी बात, जो जल है उसे एक लिमिटेड टाइम तक देंगे, जैसा कि होता है शहरों में, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे आता है। ताकि लोग क्या करें, नियमित रूप से उसको अच्छे तरीके से, पूरा दिन पानी आएगा तो पूरा दिन बहेगा। तीसरी चीज़ क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाएँ, यानी जल गंदा ना हो, ठीक है भई? और चौथा, सरकार क्या करेगी, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बड़े-बड़े डैम बनाए जाएँगे, बाँध बनाए जाएँगे। वहाँ से नहरों में पानी डाला जाएगा, और नहरों से खेतों में पानी डाला जाएगा, ताकि पानी को खारा होने से बचाया जा सके। पानी को पीने लायक ही रख सकें हम। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका क्या होती है? इसका उदाहरण सहित बताना है। मैंने बताया था 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, और बिहार की जेल में कैदियों के साथ में कैसा बुरा व्यवहार हो रहा था। जिस उनको हाँ, उनको सज़ा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा था। कइयों की आँख फोड़ दी थी। उनको कइयों का तो ऐसा भी था कि भई उनको जेल में डाल दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, मैं आपको बताता हूँ, कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में ₹100 की
उस पे चोरी का आरोप लगा था, 100 रुपए की चोरी का। उसने 39 साल जेल काटी और उसके बाद भी उसका क्या हो गया, उसका जो क्या कहते हैं वो बेचारा बाद में बेकसूर साबित हुआ। तो जो उसने पूरी जीवन, आधे से ज़्यादा जीवन, आज के ज़माने में तो लोग 70 साल भी नहीं जीते। 39 39 ईयर्स जो है उसने जेल में काटे। इसी बीच में उसकी पत्नी मर गई, इसी बीच में उसके बच्चे, बेटी थी उसकी शादी हो गई। उसने अपनी लाइफ़ का आधे से ज़्यादा जो है वो भी निर्दोष होते हुए भी उसने सज़ा काटी। तो जनहित याचिका क्या करती है ऐसे लोगों को जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, जो कानूनों के से अपने लाभ नहीं ले पाते, तो न्यायपालिका क्या करती है, जल्दी न्याय करती है। वो अखबारों में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा करी गई शिकायतें, जैसे मान के चलो हमारे घर के आस-पास एक फैक्ट्री है, उसमें बच्चों को ज़बरदस्ती काम पे रखा जाता है, या बच्चों से भीख मँगवाया जाता है। बच्चों को काम पे रखा जा रहा है, बच्चों को पढ़ने-लिखने की उम्र है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यार वहाँ पर तो बच्चों से काम कराया जा रहा है और बच्चे भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हो सकता है उसके मम्मी-पापा नहीं है, उनको अपने परिवार की उन पे ज़िम्मेदारी है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे में लोगों के उनको उनको क्या किया जा रहा है, तो उनकी मजबूरी है वो काम करने जा रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का सुपरवाइज़र है या जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो बच्चों से क्या कर रहा है, कम पैसों में ज़्यादा काम करवा रहा है। ये तो गलत बात है ना, तो उन बच्चों को रिहा करवाया जाए। अब बच्चे तो इस बात की कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा कि ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ और हमने कंप्लेन कर दी, तो उनको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ये जनहित याचिका के तहत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है? न्यायपालिका अगर आज़ाद नहीं होगी, तो अच्छे फैसले कैसे लेगी? न्याय कैसे करेगी? तो मोदी जी अपने हिसाब से करवा देंगे फैसला। है ना? न्यायपालिका की आज़ादी ज़रूरी है, हर किसी को न्याय मिल सके। न्यायपालिका अगर आज़ाद नहीं होगी, तो क्या होगा? किसी का केस एक बार हो जाएगा, तो वो क्या है, कोर्ट के चक्कर काटते रहेगा, काटते रहेगा। न्यायपालिका कभी फैसला अच्छे से सुना नहीं पाएगी। आज हमारे देश में ऐसा देखने को हमें मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको पढ़ना है हमको, इसका आंसर देना है। जैसे सर्वेक्षण को किस प्रकार का एक उल्लेख किया गया है? तो इसमें से पढ़ के आपको इसका देखो उत्तर देना है। तो ये वाला मैं क्या ही बताऊँ मैं आपको, इसको इसमें से ढूँढ के आपको कर लेना है इसमें। ठीक है भाई? इसमें से ढूँढ के कर लोगे, देखो ये लिखा भी हुआ है। सर्वेक्षण को किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? देखो सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण जो पूरे देश में नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वे किए जाते हैं, ताकि हम वहाँ पर योजना बना सकें। देखो नक्शे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें पता चले, किन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, किन क्षेत्रों में सड़कें बनी हुई है, किन क्षेत्रों में अब जल की उपलब्धता है, किन क्षेत्रों में अस्पताल बने हुए हैं। हमें मैप से पता चल जाता है ना, नक्शा देखते हैं, तो उसमें सब चीज़ पता चल जाती है हमको। किन क्षेत्रों में ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा हरियाली नहीं है। सरकार के लिए भी ये डाटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, या रखना बहुत ज़रूरी है। जनगणना कितने सालों में किया जाना निर्धारण किया गया है? 10 सालों में। कितने सालों में? इसमें लिखा हो या ना लिखा हो, आपको याद रखना है। हर साल सर्वेक्षण या जनगणना है, वो कितने सालों में किया जाएगा? 10 सालों में। कितने सालों में? अगला, अंग्रेज़ों ने देश में के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण क्यों कराए? ताकि वो भारतीय इलाकों को समझ सकें और उन पे अच्छे से शासन कर सकें। उनको पता चल सके कि भई कौन-सा इलाका जहाँ पर कमज़ोर लोग रहते हैं, कौन-सा इलाका जहाँ पर ताकतवर लोग रहते हैं, कौन-सा इलाका अनपढ़ लोग रहते हैं, कौन-से इलाके से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, कृषि किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सब हमें मैप से पता चल जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इसी का ही आया है, पैसेज का ही आया है, इसको पढ़ना और ढूँढना है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ बताना है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है? लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि भई जो फैसले होंगे, जो ताकत होगी, जो शासन का रूल होगा, वो जनता के हाथ में होगा। सरकार अपनी मनचाही या मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है? लोग ही उसमें निर्णय लेंगे। सहमति से विचार होगा, सहमति के विचार पर लोकतंत्र का परस्पर बिंदु होता है, बिल्कुल। लोग देखो लोकतंत्र जहाँ पर भी होगा वहाँ पर चाहे सरकार को चुनना हो, चाहे सरकार को हटाना हो, जितने ज़्यादा लोग जिनको पसंद करेंगे वही फैसला होगा, बिना सहमति के वो चीज़ नहीं मानी जाती। अगला, नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं? हमने वैसे भी याद कर रखा है। अगर ये बीच में ऐसा लिखा आ रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है इसमें से, देखो लिखा भी हुआ है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत व पुनर्कृत हो जाते हैं, उसे नवीकरण बोलते हैं। पहला लिख देंगे। दूसरा, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो हम ऐसी चीज़ जिसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? बताओगे नवीकरणीय संसाधन, हैं? जल संसाधन तो अनवीकरणीय संसाधन में से ज़्यादातर है। इसे लंबा समय लगता है। नवीकरणीय संसाधन जिसे हम जल्दी रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे हमारा कागज़ हो गया, लोहा हो गया,
ये सब नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कपड़ा हो गया। अगला, जल एक नवीकरणीय संसाधन है परंतु विश्व में बहुत भागों में इसकी कमी है। भाई देखो बहुत ज्यादा प्रोसेस है इसका और विश्व के बहुत सारे इलाकों में इसकी क्या है, कमी है। विश्व के बहुत सारे इलाकों में इसकी, कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये क्लियर ना हो, क्लियर है। तो भाई विश्व के बहुत सारे इलाकों में जल की कमी इसीलिए है क्योंकि बहुत सारा पानी, देखो भाई नदियां हर जगह नहीं है, पर्वत हर जगह नहीं है। वो हमारे घर के आसपास तो पहाड़ नहीं जो वाटरफॉल हो, नहीं झरना से गिरे पानी ऊपर से गिरे। तो हमारे यहाँ पर क्या है, पानी कैसे पहुंच सकता है, पाइपलाइन के थ्रू, नहरों के थ्रू, या फिर हम जमीन के अंदर से पानी निकालें या बरसात का पानी संचय करें। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बरसात भी नहीं होती है, जैसे रेगिस्तानी इलाके होते हैं। जैसे कि ऐसे इलाके होते हैं बेटा, रेगिस्तानी इलाके होते हैं, है ना। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर किसने दिया था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस चार्टर द्वारा कहाँ पर व्यापार करने का उसे एक अधिकार मिल गया, यानी भारत, भारत में उसको व्यापार करने का क्या करा, उसको अधिकार मिल गया। पता है जैसे आपने देखा है फिल्मों में, कोई चीज बेची जाती है तो क्या करते हैं, उसकी बोली लगाई जाती है। कोई बोलता है 5,000 से बोली स्टार्ट होती है, कोई बोलता है 5100, कोई बोलता है 6,000, कोई बोलता है 1 लाख, है ना। तो जो जितनी ऊंची बोली लगाता है उसे मिल जाता है। तो ऐसा ही हुआ अंग्रेज, वहां पर भी इंग्लैंड में भी कंपनियों को बुलाया गया, कहा कि भारत में व्यापार करने का किसको अधिकार चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊंची बोली लगा ली और उसको अधिकार दे दिया गया। आई बात समझ में, और इस तरीके से वो यहाँ पर व्यापार करने आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का चार्टर का क्या लाभ हुआ, लाभ ये हुआ कि यहाँ पर से भाई बहुत सारी चीजें, दुनिया भर में जो डिमांड थी, क्या क्या चीजों की डिमांड थी, जैसे मसाले, सूती वस्त्र, रत्न आभूषण, इनकी बहुत बहुत सस्ता उनको यहाँ से मिल गया और उसने दुनिया में बहुत महंगे महंगी कीमत पर बेचकर बहुत ज्यादा लाभ कमाया। अभी मानचित्र वाला है जिसमें आपको सूरत, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है आपका, गुजरात में। हैदराबाद कहाँ पर है बेटा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बक्सर कहाँ पर है, बिहार में। आपको याद, आपको याद रखना है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में है, मद्रास जो है वो चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है भाई, ये जो है ये दृष्टिबाधित के लिए, जो बच्चे आंख से कम देख पाते हैं उन बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। अब इसमें पहचान लेना था आपको, ये मैप आएगा इस तरीके से आपके सामने। ठीक है, तो आपसे जैसे बक्सर पूछ रहा था तो आप ऐसे लिख दोगे बक्सर। ठीक है, अब आपका यहाँ पर कह रहा था तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सूरत। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। राज्य का नाम पहचानना था पहली बात तो राज्य आपको देखो, सब में क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपको, सारे क्वेश्चन में आपको कह रहा था बेटा इसको क्या करना है, जगह को पहचानना है, राज्य को नहीं पहचानना। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। आपका चेन्नई जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको समझना है ना, तो आप पता क्या करा करो, देखो मैं बता रहा हूँ आपको बढ़िया सा, आप ऐसे लाइन बनाया करो ऐसे करके, अब वो इस लाइन में कहीं पर भी होगा ना वो सब आ जाएगा। अब सूरत बनाते हो, आपने ऐसे करके लाइन खींच दी, ऐसे करके ऐसे घर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, मद्रास। इसके बाद में क्या था, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में हो गया, पुणे हो गया, बक्सर भी हो गया, हैदराबाद एक, पुणे हैदराबाद। तो महाराष्ट्र का यहाँ, यह है महाराष्ट्र, यहाँ बना दिया पुणे, पुणे यहाँ बना दिया, और इधर बना दिया आपका हैदराबाद। ऐसे बना दिया आपने, ये पूरे तरीके से आपका पेपर हो गया। ऐसे ही पेपर आएगा, मैम पे वगैरह कर लेना, बाकी मिलता है आपसे अपनी अगली क्लास में।